वेल बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप की सिमेट्री। सो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अगर हम लोग एक वर्ड यूज करें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है बच्चों, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री is the collection of all the symmetries, collection of all the symmetries, collection of all the symmetries। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी सिमेट्रीज पॉसिबल हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, जो भी मिलेगा, जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको कहा जाएगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आएगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आएगा और एक्सिस, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आएगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो फिजिकल केमिस्ट्री में उसका ज्यादा रोल है। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो देख रहे हैं कि भाई अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यूजुअली वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो भी वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और अगर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो भी वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूल में बात करें, किसी स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल में ना बात करें, तो सिंपल मॉलिक्यूल में, फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, yes, molecule is optically inactive, point of symmetry, yes, inactive, molecule is inactive, alternating axis of symmetry, yes, molecule is optically inactive। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल है, और आपसे ये पूछा गया कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए सिमेट्री, और एक भी सिमेट्री अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उससे बता ले जाएंगे कि यह एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो अगर आप देखें तो इन बॉन्ड्स का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, एबव द प्लेन, ठीक है। तो अगर आप एक प्लेन ऐसा पास करें जो यहां से पास हो, ठीक है, और ये यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस बॉन्ड से होगा, और ये प्लेन जो है, दिस प्लेन, दिस कंटेन्स H एंड D। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो डैश सॉलिड वेज और डैश वेज से जो भी ग्रुप्स लिखे होते हैं वो एक प्लेन में आ सकते हैं। तो ये दोनों उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे प्लेन बनाया है। तो बेसिकली ये इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ओके, नाउ दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल दिया गया, तो ये सारे ग्रुप्स
एबव द प्लेन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको मैंने शो नहीं किया है। अब आप देखिए इसमें कहीं से भी आप यहां से एक प्लेन पास करिए जो इस क्लोरीन को और इस हाइड्रोजन को इस प्लेन में जा रहा हो, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन उसी प्लेन में आ रहा हो, तो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में ये बाइसेक्ट करेगा, यानी यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, बाकी और भी सिमेट्रीज हो सकती हैं इसमें, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना था ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो ये इनएक्टिव होगा। ठीक बात। अब देखिए इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल को देखिए, तो इस मॉलिक्यूल में आप एक प्लेन अगर आप यहां से पास करें, यहां से, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक प्लेन यहां से पास करें, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में देखिए, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, हर पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसमें, और ये मॉलिक्यूल भी इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। मैं एक एक केसेस ले रहा हूं और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और डिफिकल्टी आती है तो पूछिए डिफरेंट केसेस बना करके। अब देखिए, अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे तरीके के रिप्रेजेंटेशन में। इस रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको बताना है कि राइट कौन सी सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में, आप इस मॉलिक्यूल को और किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, आपको इसी में बताना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, यहां से अगर आप एक प्लेन पास करें, यहां से यहां से ये बाइसेक्ट करे और इन दोनों को, दोनों मिथाइल को उस प्लेन में कंटेन कर ले, तो बेसिकली ये इसके बीच से पास होगा ये प्लेन, बेसिकली वो प्लेन इसके बीच से जस्ट ये वाली जो लाइन है ना, इसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए, इसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए बेसिकली ऐसे। तो ये दोनों को, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक तरफ, यहां पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन एक तरफ, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेन। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन क्लोरीन एक साइड में, एच एच एक साइड में, बीच से ये प्लेन पास हो रहा है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, इनएक्टिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरीके से एक और रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों के पास, मान लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में दिया हुआ है कोई स्ट्रक्चर, तो ये भी 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें विजुलाइज करना हमारे लिए आसान होता है। तो अगर यहां से इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन पास किया जाए, यहां से प्लेन पास किया जाए, तो ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मिरर इमेज ये, इसका इन्वर्जन ये, इसका इन्वर्जन ये, इसका इन्वर्जन ये, तो यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफरेंट फार्मूले में मैंने आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, साइक्लिक हो या ए साइक्लिक हो। ठीक है, उसमें इस तरीके से हम लोग
प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, और एक भी आपने डिटरमाइन कर लिया तो आप उसी से डिसीजन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स की, और स्पेशल मॉलिक्यूल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं अलीन्स का। तो अलीन्स में बच्चों ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है। तो अलीन्स के बारे में पहले हम लोग देख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अलीन्स में ये दोनों पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो अगर ये इसका नंबरिंग कर लें 1 2 3, तो C1 C2 के बीच का जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड C1 C2 मीन्स पाई बॉन्ड जो C1 और C2 के बीच का है, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू द पाई बॉन्ड ऑफ C2 एंड C3 कार्बन। ठीक है बच्चों, यानी ये दोनों पाई बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है। और अगर ये दोनों एक पाई बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है, जैसा सबको पता है बच्चों की पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो अगर ये px py से बना है तो ये pz से बना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों py और pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या px py से बना हो या px pz से बना हो, किसी से भी दो डिफरेंट से बना होगा, तो दोनों डेफिनेटली डिफरेंट से ही बनना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर इसका px है और इसका px है, इसका px और py ले लिया आपने तो पाई बॉन्ड बनेगा ही। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक पाई बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड, ये दोनों इस तरीके से, मैं दूसरा फिगर इसका बना रहा हूं, ये इस तरीके से बने होंगे। अगर मैं इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लूं और इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लूं, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन गया। तो डेफिनेटली इसका जो p ऑर्बिटल होगा, इसका जो दूसरा p ऑर्बिटल होगा और इसका जो दूसरा p ऑर्बिटल होगा, वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो अगर मान लेते हैं कि ये py और py है, तो डेफिनेटली ये pz और pz होगा, और py और pz के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो दोनों पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं इस तरीके से, और दूसरा प्लेन ये है। तो क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंगली ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये एक प्लेन में नहीं होंगे, ये एक प्लेन में क्या होंगे, नहीं होंगे, ये अलग अलग प्लेन में होंगे। तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। सॉरी, ये यानी ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और ये टर्मिनल, यानी टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स इस केस में एक प्लेन में नहीं होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B। तो ऐसा मॉलिक्यूल यानी A और B, ये दो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स are in opposite plane, opposite plane। अब देखिए इसमें अगला केस हम लोग देखते हैं। अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है हमारे पास, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और
इसमें अगर हम लोग स्टडी करें तो मान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड बना वो पी वाई से बना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये वाला बनेगा पी जेड से ये वाला पाई बॉन्ड। तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर से हमारे पास जो बचा हुआ है वो कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है हमारा, इसमें पी जेड इधर इन्वॉल्व हो गया तो इधर पी वाई बचा होगा, तो इधर पी वाई और इसका पी वाई। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये पाई बॉन्ड बना पी वाई से, ये बना पी जेड से, और ये बना पी वाई से। पी एक्स कहाँ गया, पी एक्स हमने मान लिया कि वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है, एसपी ठीक है। और इसका पी वाई और पी वाई, इसका पी वाई, ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए। तो अब आप बताओ बच्चों कि ये जो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे अब की बात, तो अब इसमें क्या होगा, ये प्लेन मान लेते हैं ऐसे रहा, ये प्लेन ऐसे रहा, तो इसका प्लेन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसका प्लेन फिर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टर्मिनल कार्बन जो है वो एक प्लेन में आ जाएंगे, और टर्मिनल कार्बन अगर एक प्लेन में आ गए तो इसका मतलब टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स ये क्या हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। तो यहां पर टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन वन प्लेन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स एक प्लेन में आ जाएंगे। तो अगर हम लोग अलीन का एक जनरल फार्मूला ले लें, C डबल बॉन्ड C होल n कर दें इसका, और AB कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में अगर n की वैल्यू, इसमें अगर n की वैल्यू when n is equal to 1 3 5 मीन्स ऑड, यानी अगर n की वैल्यू ऑड है तो क्या होगा, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन ऑपोजिट प्लेन, ठीक है। एंड व्हेन n इज इक्वल टू 2 4 6 इवन है तो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन सेम प्लेन। ध्यान रखना बच्चों, ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड दिस कंडीशन इज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी इस तरीके का मॉलिक्यूल, दिस वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स। तो अगर ये ऑड है तो क्या होगा, और A इज नॉट इक्वल टू B है, दोनों केसेस के लिए, चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, A इज नॉट इक्वल टू B है, ये वैल्यू ऑड है, तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये एक्टिव होगा। और अगर यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B है बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं पॉसिबल है इसमें, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है बच्चों, और हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इस स्पेशल मॉलिक्यूल में फीचर्स हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप इसको एनालाइज करोगे। तो क्या कंडीशन है बच्चों, आपके सामने देखिए, इतने में ही मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर दिया है कि अगर n की वैल्यू ऑड है और a इज नॉट इक्वल टू b है तो ऐसा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा। और अगर a इज नॉट इक्वल टू b है, n की वैल्यू इवन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। ठीक है बच्चों? वेल सी इन दिस मॉलिक्यूल व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो अब अगर इसमें हमें सिमेट्री देखनी है, मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल में, तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वैसे तो 3 है, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं इसका। ये जो तीनों कार्बन से पास हो रहा है यहां से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर हम लोग रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं बच्चों, तो ये ग्रुप इससे चेंज हो जाएगा और ये इससे चेंज हो जाएगा और ये ग्रुप एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेशन से ये चेंज आएगा इसमें, चाहे आप इस तरीके से करिए क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे भी करना है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ए बी की जगह पे अब आप ए लिख दीजिए और यहाँ पर बी लिख दीजिए, और इसकी जगह पे बी और इसकी जगह पर ए। तो इसको, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। और अगर फिर यही एक बार और रोटेशन कर दिया जाए 180 डिग्री इसी एक्सिस के अबाउट, तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 2 का मतलब है ऑर्डर इसका, यानी दूसरा रोटेशन जो होगा वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ले आएगा। तो 2 का मतलब यहाँ पर ऑर्डर है, 2 इज द ऑर्डर। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंड रोटेशन brings the identical structure, ठीक है। और इसी तरीके से अगर n is the order of the axis, तो क्या होगा? nth rotation brings the identical structure, ठीक है। एंड n-1 रोटेशन दैट ब्रिंग्स द सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज n-1, दिस इज फर्स्ट रोटेशन, एंड सेकेंड रोटेशन विल गिव यू द सेम मॉलिक्यूल। तो आप ये बताओगे इस मॉलिक्यूल में कि बच्चों C डबल बॉन्ड C एंड AB। अभी मैं सिमेट्री के बारे में ज्यादा बात नहीं इसमें कर रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में फिर हम लोग अलग से देखेंगे। नहीं तो इसमें 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं। तो इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, and in this molecule there is no SN axis of symmetry, there is no point of symmetry, there is no plane of symmetry. So C2 axis of symmetry is S. Point of symmetry, the answer is no. अब आप देखो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। मान लेते हैं हम लोग इसमें इमेजिनरी पॉइंट लें यहाँ पर। अब यहां से इस A की डिस्टेंस और इस A की डिस्टेंस,
ठीक है। डायगोनली आपको क्या मिल रहा है, इसके बी मिल रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, यानी अगर हम कोई भी लाइन यहां से पास करते हैं और उस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं उस पॉइंट से, तो दोनों तरफ हमें सेम एटम्स नहीं मिल रहे हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री नो। अब आते हैं हम लोग बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट है, किसी भी तरीके से ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, और ना ही इसमें कोई ऐसा प्लेन अगर आप बनाते हैं तो आपको ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में बाइसेक्ट होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आप ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें, ठीक है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, देयर इज नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल कायरल होगा, एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो आप कंडीशन देखिए, मॉलिक्यूल सी हियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री S inactive, point of symmetry S inactive, alternating axis of symmetry S inactive, and if plane of symmetry, there is no plane of symmetry, we have discussed this point. See, point of symmetry S optically inactive, point of symmetry नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिव है। तो इस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसको हमें देखना ही नहीं है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है बच्चों कि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। सी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है, एब्सेंट है, देयर इज नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड दिस सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज मे or may not be present, optical activity, this is active, so this molecule is dissymmetric, not asymmetric, because Cn is present there, so this molecule is best described as what? Dissymmetric, not asymmetric. So this molecule is dissymmetric but not asymmetric. So alternating axis of symmetry, alternating axis of symmetry, symmetry no, right? So in this molecule there is no alternating axis of symmetry, there is no plane of symmetry, there is no point of symmetry, although we do not require to identify this alternating or plane of symmetry. Once we have find out that there is no point of symmetry, means the molecule is optically active, right? So if you see here, alleles with n is 1 3 5, means n is odd and a is not equal to b, they are optically active, but this time you do not have any geometrical isomerism. तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे एलीन्स में हम लोग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। अब देखो, C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और A और B, A और B। अब आप अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर n की वैल्यू, इस जनरल फार्मूले से आप कंपेयर करिए आप लोग बच्चों, इस जनरल फार्मूले से n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इवन है, n की वैल्यू इवन है, 2 कार्बन है बीच में, दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, देखो ध्यान से, दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 2 हो जाएगी, 2 कार्बन, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया।
n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो मैंने आपको बताया कि ये टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स के जो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तब भी आप देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इसी लेक्चर में, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये ए बी और ये ए बी सब एक प्लेन में आ रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, द आंसर इज एस, राइट। इन दिस मॉलिक्यूल वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर और नॉट? इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए फिर से आप वही फॉर्मूला अपनाइए। आप कोई भी पॉइंट लीजिए मॉलिक्यूल के सेंटर में, यहां से आप लाइन एक्सटेंड करिए लाइक दिस, ठीक है, दिस। तो यहां पर A मिल रहा है, यहां पर B मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? नो, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, कैसे? सारे के सारे आई मीन आप इसको अगर दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दो, यहां से बाइसेक्ट कर दो, तो ये हाफ मिरर इमेज एक दूसरे के बन रहे हैं, यानी ये पोर्शन इसका मिरर इमेज है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री नो। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब अगर आप इसको कंपेयर करें, अब देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और यहां पर A, यहां पर B, यहां पर A, यहां पर B, तो यहां पर बच्चों n की वैल्यू कितनी है? 2। आप जनरल फार्मूले से देख लीजिए, n की वैल्यू 2 है, तो ये सब प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। तो प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, so it is optically active or inactive, so the answer is inactive। कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इमीडिएटली आप इसको लिख देंगे इनएक्टिव। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम लोग इसमें इस स्ट्रक्चर में देखें, तो A और A के बीच की डिस्टेंस अगर L1 है, तो इसका दूसरा फॉर्म अगर हम लोग बना लें, C डबल बॉन्ड C, B A B, तो अब इसमें हम लोग देखें तो सिमिलर ग्रुप्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, यानी स्पेस में ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस बदल रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ गई इसमें, सब इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से B की डिस्टेंस, यहाँ से B की डिस्टेंस सब बराबर हो जाएगी। तो प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, इस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा किसी भी फॉर्म में आप इसको लोगे। एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो ये हो गया आपका सिस आइसोमर और ये हो गया ट्रांस। तो इस तरीके से अगर अलीन्स में आपको A इज नॉट इक्वल टू B मिल रहा है और N की वैल्यू इवन मिल रही है, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो
अब अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C, ठीक, मान लेते हैं कि ये। अब इस डबल बॉन्ड को हम लोग एक स्ट्रक्चर से, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से 4 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको जो है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इससे मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। कैसे बनाया है? 1 2 3, इस डबल बॉन्ड को हटा करके इसकी जगह पे मैंने एक रिंग डाल दिया है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगा, ए बी है मान लेते हैं, और ये ए है और बी है। सो दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, ठीक है, ए बी and AB and A is not equal to B, A is not equal to B, तो structure 1 and 2 are equivalent. Structure 1 and 2 are not equal, identical, but they are equivalent. Equivalent. Now tell me, this is optically active or inactive? So this is active. So if this is active, so this molecule is also active. Active means this will rotate the plane of plane polarized light, right? So if you replace one of the double bond by this ring, then you will get this type of structure. This is also active. Now the question arises, can we replace this double bond? Answer is yes. We can replace this, so we can get another structure. So C this A, B and A and B. So this type of structure in which two rings are common at one carbon, they are called spiranes. So basically spiranes are the cyclic derivative of this allenes. So this structure is also equivalent to this structure. So this is structure 3. So first, second are equivalent and third is also equivalent, equivalent to first and second. So if they are, this is active, then this is also active. So all they are optically active, all they have the ability to rotate the plane of plane polarized light. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि अलीन्स में कैसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सिस और ट्रांस मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अगले लेक्चर में हम लोग और इस तरीके के एग्जाम्पल्स करेंगे, सिमेट्री के साथ मॉलिक्यूल एक्टिव है या नहीं है, इसके बारे में और एग्जाम्पल्स करेंगे।